बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान की, जो वक्त की ज़रूरत भी है और इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं जिसके समरात भी सामने आने लगे हैं। हुकूमत ने मखसूस पसमानदा गाँव में स्मार्ट विलेज का मनसूबा मुतारिफ करा दिया। बिल्कुल, और वफाकी वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन के इदारे यूनिवर्सल सर्विस फंड के ताउन से चारों सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान के मखसूस पसमानदा गाँव में स्मार्ट विलेज का मनसूबा मुतारिफ करा दिया गया है, जबकि मनसूबे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हुआवे फंड्स तकनीकी मुआवना फराहम करेगा। अच्छा, पसमानदा गाँव में जदीद सहूलियात से आरास्ता ऐसा मरकज़ कायम किया जाएगा जहाँ लोगों को IT की सहूलियात इस्तेमाल करने की पहले तो तरबियत दी जाएगी। और ये तकरीब हुई और उससे खिताब कर रहे थे वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील उसी वक्त मुमकिन होगी जब IT और टेलीकम्युनिकेशन में होने वाली तब्दीलियों और मुख्तलिफ मनसूबों के फ़वाइद ना सिर्फ आम आदमी तक पहुँच सकेंगे बल्कि पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा। बिल्कुल ऐसी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमीनुल हक साहब, मुल्क में कितने इस वक्त IT पार्क्स बनने जा रहे हैं और क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में तेज़ी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है और जाहिर सी बात है कि उन तरक्कियों से अपने आप को हमहंग करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, 3D प्रिंटिंग है, एनिमेशन है, इन तमाम चीज़ों पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ IT की भी ख्वाहिश है कि अपने पाकिस्तानी अवाम को उसके साथ हमहंग किया जाए और इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कि आप देखें कि IT पार्क के भी हवाले से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के भी हवाले से और इंक्यूबेशन सेंटर के भी हवाले से हमारे मुख्तलिफ काम जारी वो सारी है। अब काम जारी वो सारी है। लाहौर में ऑलरेडी IT पार्क पहले से मौजूद था। आज से 1 माह पहले अल्हम्दुलिल्लाह 13 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में भी हमने IT पार्क के संग बुनियाद रख दी है और इसके साथ साथ अब कराची में भी 1 अरबों रुपए की लागत से अब हम IT पार्क बनाने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये हो कि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो स्टार्टअप है, उनको वहाँ पर जगह दी जाएगी ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो और साथ साथ एक बड़े पैमाने पर हज़ारों के तादाद में जॉब को क्रिएट किया जाए ताकि वो तमाम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जिसके कहते हैं कि ट्रेनिंग हासिल कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके और वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी कम्पीट कर सके। इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये कि बड़े शहरों में नहीं बल्कि हमने इसके साथ साथ 29 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी छोटे शहरों में भी कायम कर रहे हैं। बन्नू है, स्वाद है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, हैदराबाद है, सक्कर है, इन जगहों पर भी, ताकि वहाँ के जो नौजवान हैं वो लोग भी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमहंग कर सके और इसके लिए बहुत तेज रफ्तारी और रफ्तारी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ IT काम कर रही है। ठीक है अमीनुल हक साहब, ये स्मार्ट विलेज के हवाले से बताइएगा, इससे मिलता जुलता कोई मंसूबा है, कुछ मुख्तलिफ मंसूबा है, ज़रूरत क्या पेश आई थी, फ़ायदा क्या होगा? अच्छा देखो हमजा, ये जिस तरह मैंने कहा कि अगर बड़े शहरों में देखते हैं तो मैं समझता कनेक्टिविटी के हवाले से या ब्रॉडबैंड के हवाले से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दही इलाकों में चले जाते हैं, पसमानदा इलाकों में चले जाते हैं तो ये मसाइल सर उठाना शुरू कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने क्या फैसला किया कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे कहते हैं कि स्मार्ट विलेज के नाम से, और हमने चारों सूबों को भी उसमें सेलेक्ट किया और चारों सूबों के साथ इस्लामाबाद को भी रखा और गिलगित बल्तिस्तान को भी रखा और बहुत जल्द इसके अंदर आज़ाद कश्मीर को भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। हमने क्या रखा है कि उन किसी भी जगह पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक गांव विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा, वहाँ वो जो पसमानदा तरीन इलाका होगा वहाँ के लोगों को कंप्यूटराइज इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के साथ तमाम जगहों पे एक जगह बनाई मंतखब की जाएगी और न सिर्फ कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सके, बल्कि उस गाँव में रहने वाले, उससे गर्द पेश में रहने वाले तमाम लोगों को इस जानिब राग़िब किया जाएगा कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत जो है वो ई बैंकिंग हो, ई एग्रीकल्चर हो, ई एजुकेशन हो, वो तमाम के तमाम अपने स्मार्टफोन के साथ कर सके इंशाअल्लाह ताला। ये मैं समझता हूँ कि बड़े कामयाबी का मरहल तय करेगा ये। ठीक है अमीनुल हक साहब, इस बारे भी कहिएगा, अगर CPEC की बात कर ली जाए तो उसके तहत क्या चीन भी इस प्रोग्राम के अंदर कोई आपकी मदद कर रहा है? IT पार्क्स खास तौर पे। आपका सवाल जरा सा आवाज़ कट गई, दोबारा। मैं ये कह रही हूँ कि CPEC के तहत क्या चीन भी IT पार्क्स में सरमायाकारी कर रहा है?
देखिए सी पैक के हवाले से एज सच मेरा ख्याल है कि अभी हमने आईटी के हवाले से उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कराची का हो या इस्लामाबाद का हो, ये तमाम मिनिस्टर ऑफ आईटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने पैसे से बना रही है। लेकिन सी पैक के साथ यकीनन हमारा राब्ता है। मैं समझता हूँ कि सी पैक एक मुस्तकबिल का एक बड़ा अहम तरीन मनसूबा है। इसके साथ जहाँ जिस जगह पर हमें मौका लगेगा हम बिल्कुल उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि पाकिस्तान और पूरे खत्ते को तरक्की दी जा सके। ठीक है सर, ज़रा ये इंटरनेट वोटिंग के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। बड़ी बाज़गश्त है, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत खातिर में नहीं ला रही है। जी बिल्कुल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमजा। हम ये देखते हैं कि हाँ लगभग तकरीबन 9 मिलियन के लगभग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हर महीने अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी तरक्की करती है उससे। क्या उन लोगों को जिसे कहते हैं कि वोटिंग सिस्टम में शामिल ना किया जाए? मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब की ख़ुसूसी हदायत थी कि इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। और इसके सिलसिले में टेक्निकल सपोर्ट के लिए उन्होंने हदायत मिनिस्टर ऑफ आईटी को की। उनके हुक्म सर आंखों पर हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। और नादरा ऑन बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड है। और हमने कंसल्टेंट भी हायर करके अपनी तरफ से तमाम ज़रूरियात मुकम्मल की। कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको शेयर भी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, नादरा के साथ। और हमारी ख्वाहिश ये है कि अगले जिसे कहते हैं 1 साल 12 महीने से 15 महीने तक एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो जाए कि जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन तमाम लोगों को भी वोटिंग सिस्टम में अंदराज करा दिया जाए और वो भी वोटर के तौर पर अपना हिस्सा ले सके। इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अपनी जगह पर है जो हमारी लीगल टीम इसको देखेगी। लीगल टीम से मुराद है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पार्लियामेंट्री अफेयर इस मामला को देख रहा है। लेकिन जो टेक्निकल तमाम चीज़ें वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी फ्रंट से लीड कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हम इसे करते रहेंगे। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वोट जरूर डालेंगे। अच्छा अमीनुल हक साहब, इस बारे भी कह दीजिएगा कराची की सूरत हाल पर अगर बात करें तो बजट में जो वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए प्रोजेक्ट्स रखे हैं, क्या आप उन प्रोजेक्ट से मुतमईन हैं? देखिए कराची इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है। और मैं समझता हूँ कि यस वफाकी हुकूमत के वी नीड टू बी वेरी मच थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट। वज़ीर-ए-आज़म साहब हों या असद उमर साहब हों या फाइनेंस मिनिस्टर हों, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट कराची की तरक्याती कामों के लिए रखा गया। ग्रीन लाइन का मनसूबा है, K4 का मनसूबा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ सड़कों की तरक्याती काम है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामला, इन सबों के लिए पैसा रखा गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों जो रखी गई हैं, ग्रीन लाइन जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, या स्कूल और कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, बुनियादी तौर पर हमदा ये तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम काम सूबाई हुकूमत के काम करने का। लेकिन सूबाई हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की नालायकी, सियासी इंतकाम के बिना पर कराची में वो काम नहीं कराते, जिसके बिना पर वफाक को एक बड़ा अमाउंट कराची पर खर्च करने के लिए मकसद किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ ग्रीन लाइन का मनसूबा आप देखेंगे अगले 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। K4 के मनसूबे बहुत तेज रफ्तारी के साथ काम जारी। हमारी ख्वाहिश है कि टाइमलाइन 2023 का दिया गया उसमें उसको भी मुकम्मल किया जाए। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामला थे उसके ऊपर भी काम जारी है। मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ऑलरेडी हमने पहले से अपॉइंट कर लिया। इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि पेशरफ्त आपको नजर आएगी। इसी तरह जो छोटे काम है जो शहर के मुख्तलिफ रोड बनाने, फ्लाईओवर बनाने, इसके ऊपर भी काम जारी है और कुछ चीज़ें मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें वक्त पर मुकम्मल कर ली जाएगी। ठीक है अमीनुल हक साहब, ये भी बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत की काफ़ी ज़िम्मेदारी है, बल्कि हम बात करें तो ज़िम्मेदारी ही सिंध हुकूमत की है, लेकिन कुछ वफाक ने वादे किए थे MQM पाकिस्तान से। आप मुतमईन हैं कि जो वफाक ने वादे किए थे कराची के लिए, ख़ास तौर पर हैदराबाद के लिए, वो पूरे किए हैं या किसी हद तक पूरे हो रहे हैं? आप लोग मुतमईन हैं? देखो हमजा, मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ मुतमईन तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस हमें नज़र आ रहा है कि काम हो रहा। 1.1 ट्रिलियन का जो मनसूबा वफाकी हुकूमत ने दिया था, मेरा ख्याल है कि अब उसके पैसे रिलीज होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ चीज़ें अब सड़कों पर मतलब ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इशू था, जो शहरी सिंध का इशू था, जो मेरा ख्याल है बड़ा बर्निंग और हॉट इशू था, वो था सेंसस का मामला। आपने देखा था कि MQM पाकिस्तान ने सेंसस को मुस्तरद किया था, लेकिन फिर
जब हम दोबारा बैठे वफाकी हुकूमत के साथ, और क्या फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि चूँकि 1998 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2017, इसका मतलब 17-18 साल का गैप था। तो हमने वफाकी हुकूमत को कायल किया और बताया कि हर 5 साल के बाद भी सेंसस कराया जा सकता है। तो अब 2017 के सेंसस के बाद फैसला हुआ है कि 2022 में सेंसस का इनेकाद किया जाएगा। इसके लिए न सिर्फ वफाकी हुकूमत तैयार हुई है, बल्कि और भी सियासी पार्टियाँ इस पर तैयार हो गई हैं। सेंसस के हवाले से 5 अरब रुपए इस बजट में मख्तस किया गया, और हमारी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद महीनों में सेंसस का आगाज़ पूरे मुल्क में किया जाएगा, और हमारा टाइम लाइन भी होगा कि 14 महीने में उस सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि अगले होने वाले इंतखाबात यानी 2023 का जो इंतखाब वो लाजमी तौर पर नए सेंसस की बुनियाद पर कराया जाए। अच्छा अमीनुल हक साहब, क्या आप इस साल पुरुमीद हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे इसी साल? देखो इकरा, बड़े अफसोस की बात होती है कि अगर हम जब जमहूरी हुकूमतों को देखते हैं, मैं अगर 1970 से लेकर आज तक देखता हूं, तो जब जमहूरी हुकूमत आती है तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते, जब फौजी डिक्टेटर होती है तो इंतखाबात का इनेकाद कर दिया जाता है। ये पिछला इंतखाबात भी 2015 का हुआ, वो जमहूरी हुकूमत ने नहीं कराया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूलिंग दी तो सारे उस सूबे में इंतखाबात कराया गया। होता क्या है कि वज़ीर आला जितने भी हैं ये इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। होना क्या चाहिए कि आप पावर नीचे डिवॉल्व करें। वज़ीर सीएम हाउस में पावर एक्युमुलेट होने की बजाय उसको आप मुंतखब मेयर, उससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और उससे नीचे जो यूसी चेयरमैन है उन तक पावर मुंतखब हो जाए, ताकि हमजा मैं और तुम अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है या आपके घर के सामने नाली बह रही है तो मैं सीएम के पास नहीं जाऊंगा, मैं एमएनए के पास नहीं जाऊंगा, मैं काउंसलर के पास जाऊंगा, मेरा काउंसलर मेरा मसला हल करेगा। तो मैं समझता हूँ यस, इंतखाबात लाजमी तौर पे सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, चारों सूबाई हुकूमत की लाजमी तौर पे इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। बिल्कुल ठीक है अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, IT के हवाले से आपने हमें बताया, और फिर जो कराची के मसाइल हैं उस हवाले से उनका खासतौर पे ये कहना था कि मुतमिन तो नहीं है जो वफाक काम कर रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तो ये भी बड़ी पेशरफ्त है कि MQM पाकिस्तान ये कह रही है कि काम तो हो रहा है। और दूसरी बात जो हमजा उन्होंने किया इख्तियारात वाली, यही बात हम लोगों ने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि इख्तियारात जब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे तो तब तक तरक्की नहीं कर सकता कोई भी एरिया, कोई भी सूबा जो है वो वहाँ पे आवाम जो है पावर की बात हो रही होती है ना। जब हम 18वीं तरमीम के तहत ये कह रहे होते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी हमें हासिल है और हमें इख्तियारात दिए जाएं, तो निचली सतह पर अगर एक काउंसलर तक वो इख्तियारात नहीं जा रहे हैं तो आवाम का मसला कैसे हल होगा। तो बल्दियाती इंतखाबात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, इस टेंशन से निकलने के लिए तमाम जो मसाइल हैं उसके लिए एक तरीका कार होता है। बिल्कुल, वो तरीका जो है वो योगा का है। और आज क्योंकि दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और योगा जो है वो संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काबू पाना और मुत्तहिद करना। योगा जो है वो जिस्म और सांस की वर्जिशों और मुराकबे का मरकब भी है, और इस अमल को अपने नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तहकीक के मुताबिक जो है योगा जिस्मानी और नफ्सियाती वर्जिश का एक तरीका है जो इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। अक्सर हम देखते हैं ना, इकराम पार्क्स में जा रहे होते हैं तो सुबह सुबह जो है बड़ी तादाद में लोग होते हैं, उन्होंने जो है योगा मैट्स बिछाए होते हैं, उसके ऊपर वो योगा कर रहे होते हैं। तो हमें समझ नहीं लग रही होती है क्या होता है, और वो लोग जब उनसे बात होती है वो कहते हैं कि हम बहुत अपने आप को पुरसुकून फील करते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, और उसका एक प्रॉपर तरीका है और मुख्तलिफ वर्जिशें हैं, और एक लंबे अरसे के लिए आपको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा हमजा, जिस तरह से देखा जाए तो तुम योगा की बात कर रहे हो, तुमने देखा है कि तुमने खुद कभी किया है? नहीं, मैंने योगा कभी नहीं किया। मैं, तुमने किया कभी? अच्छा, वैसे मैंने भी नहीं किया। अच्छा, मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि तुमने कहा है ना कि वो बड़े पुरसुकून अंदाज, इसलिए मैंने ये कहा कि लोग कह रहे होते हैं कि हम अपने आप को, अगर मैंने किया होता तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर शेयर करते हैं। लेकिन मैंने जो हम लोगों ने देखा ही है, लोगों से हमने उनका एक्सपीरियंस पूछा तो लोग कहते हैं कि जो योगा है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, और इससे हम वेट लॉस भी कर सकते हैं, और मतलब इस किस्म की जो चीजें हैं वो योगा के थ्रू हो सकती हैं। वो डिप्रेशन कम करने के लिए भी कहते हैं कि आपको योगा एक्सरसाइजेज जो हैं करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है तो फिर वो योगा एक्सरसाइज करे। तो एक ना एक्सपर्ट से मेरी बात हुई इस हवाले से, तो वो मुझे बता रहे थे, वैसे गुजरते हुए उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या फ़ायदा है। उन्होंने मुझे बताया कि जी कि आप सांस किस तरीके से लेते हैं। मैंने उनको ना सांस लेके बताया कि मैं इस तरीके से सांस लेता हूँ। उनका कि आप दोस्त तरीके से ना सांस नहीं लेते, आपको सांस लेना नहीं आता, आपके फेफड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे जब आप सांस ले रहे होते हैं। कभी बच्चे को सोए हुए देखा है कि किस तरीके से बच्चे की जो बेली है वो
सांस जब वो ले रहा होता है बच्चा तो वो किस तरीके से बेली काम कर रही होती है ना, ऊपर नीचे हो रही है, तो वही एक तरीका है। और हम सही सांस नहीं लेते। योगा में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि असल में सांस लेना किस तरह सांस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो सांस लेने का तरीका भी नहीं आता। जब तक हम योगा नहीं करेंगे तो तब तक हम ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस है ना, वो नहीं कर पाएंगे। खैर हम लोगों को भी मेरा ख्याल है हमजा करना चाहिए अब योगा, हम लोगों करना को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब करना चाहिए ना। और फिर देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही होती हैं। तो आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो जब आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हमें कोशिश करनी है, मैं और इकरा भी कुछ प्लान आउट करते हैं कि हम किस तरीके से जो है ना इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, माइंड फ्रेश भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चले जी, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप को लगे कुछ वक्त आप निकाल सकें, वैसे ज़रूर निकालें, तो योगा लाजमी तौर पर करें। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं सिंध के मसाइल की। और हम देख रहे हैं तकरार का सिलसिला जो है वहाँ पर जारी है और पीटीआई और सिंध सरकार को लगता है कि अवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं है, बस वो आपस में ही शिकवा जवाबे शिकवा वाली जो कैफियत है ना उसके अंदर से गुजर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की, तो कराची गए और उन्होंने तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ। जब इस्लामाबाद में थे ना तब भी उनकी तोपों का रुख जो था वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब ही था। उनका कहना है कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत नाफिज है, जो पैसा भी हम सिंध सरकार को देते हैं वो तो दुबई से बरामद हो रहा होता है। फवाद चौधरी साहब मजीद कह रहे हैं कि पीएसडीपी पर वफाक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करवाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिंध को मिलने वाला जो पैसा है वो कभी जाली अकाउंट्स और कभी लॉन्चों के जरिए बाहर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A नाफिज करे। और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला पानी का रिकॉर्ड मांगने पर भाग रहे हैं, जबकि बिलावल जरदारी किसानों का पानी चोरी करके पंजाब पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तमाम इल्जाम जो है लगाए गए हैं। बिल्कुल। और तनकीद की है फवाद चौधरी की तनकीद पर वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह भी खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने जवाब मतलब कि शिकवा था तो फिर जवाब शिकवा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में फवाद चौधरी साहब जो हैं हिजरती परिंदों की तरह किसी और पार्टी में होंगे, जबकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध को पैसे एनएफसी के तहत मिलते हैं और उसमें पीटीआई का कोई एहसान नहीं है, पीटीआई हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। और ये भी कहा कि कम अक्लों को इल्म नहीं है कि हर साल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो फंड्स का ऑडिट करता है, जो कि पीपल्स पार्टी ये सूबाई हुकूमत के मातहत तो बिल्कुल नहीं है। ये सारी सूरत हाल जो शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, तो हम बात कर लेते हैं वज़ीर IT सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। फवाद चौधरी तो कहते हैं कि वफाक जो है वो सिंध में इस्तेमाल किए गए फंड्स की निगरानी का निज़ाम ला रहा है, क्या आप इसको कबूल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अल्लाह इनको हिदायत दे दे। खान साहब का ख़ुद तो जो है हालात हमें पता हैं, इंटेलिजेंस के कितने हैं, गवर्नेंस के कितने हैं, पर कम से कम टीम तो कोई अहलों की ले आए ना। अहलों की टीम लाकर बैठे हुए हैं। इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है फवाद चौधरी को कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी सूबा खर्च करता है, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, वो सारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उसकी ऑडिट करता है। उसकी एक एक रुपए, एक एक टके पैसे का हिसाब होता है। तो अल्लाह इनको कुछ समझाए। पता नहीं कहाँ हम किन अहमकों में आके फंस गए हैं। एक तरफ से करप्ट, एक तरफ से नाअहल, ऊपर से नियतें भी बद। अच्छा तैमूर का ये मामला ज़्यादा गर्म होता हमने देखा कि जब ज़्यादा बातचीत या बयानात आने शुरू हुए, वफाकी बजट का मामला था, आप लोगों को एतराज़ था। सबसे बड़ा एतराज़ क्या है पीपल्स पार्टी को? हमें तो एतराज़ ही एतराज़ हैं। हम तो बोल बोल के थक गए हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं। हम अपना हक लेने से गुरेज नहीं करेंगे। मुराद अली शाह साहब की सच्चाई है अपने सूबे के साथ, उनकी सच्चाई है सिंध के साथ, सिंध के लोगों के साथ, जिसकी वजह से हम अपने जो तकलीफ़ है वो बता रहे हैं। इमरान खान न्याजी को भी बता रहे हैं, हम इस आवाम को भी बता रहे हैं। हम इस आवाम के सामने मसले रख के बैठे हुए हैं। वफाक को एक आंख से सब सूबों को देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी है और PTI को उन्होंने वो ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि इनकी सारी बाई इलेक्शन जो इनकी जीती हुई भी सीटें थी, जो इनकी भी सीटें थी, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी लीडों से जीत रही है। क्योंकि जहाँ पर ये पहले नंबर पे आते थे, अब ये 5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको इस चीज़ पर अहल कर रही हैं। वो समझते हैं कि वो हमारा हक छीन सकते हैं। हमें हमारा फाइनेंशियल शेयर चाहिए। जिस तरह से सब सूबों को आप उनका शेयर दे रहे हैं, वो शेयर आपको सिंध को भी देना होगा। आप ज़रा बजट बुक पर एक ग्लांस मारेंगे तो आपको हैरत होगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिंध में 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 7 अरब।
जी। अब जाते हैं पंजाब की तरफ, वहाँ पर 32 अरब रुपए NHA को दिए गए हैं वहाँ के हाईवेज पे खर्च करने के लिए, मोटरवेज पे खर्च करने के लिए। थोड़ा ही आगे चल के ब्रेक मारते हैं KPK में, तो वहाँ पर 42 अरब्स। तो ये चीज़ें आप देखें, हम भाई छोटा सूबा है, हम नहीं कहते हमें 42 अरब दो, पर हमें उसका आधा तो दे दो। 42 के बजाय 21 अरब तो हमें दे दें आप 21 का भी आधा कर दें हमें, पर हमें कुछ तो दें। तो ये जो नाजायज़ी, ये जो एक तरीके से ज़्यादती किया जारी कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, ये हमारा बहुत बड़ा एतराज़ है। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, अगर आइंदा आने वाले सालों की बात कर ली जाए, आने वाले साल की बात कर ली जाए, तो आपकी अदम कारकर्दगी का जिम्मेदार क्या विफाक होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हर हुकूमत जो बन रही है, हर इलेक्शन जो हो रही है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो आपकी बाय इलेक्शन हो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में फतेह लिखी हुई है, क्योंकि हम सच्चे हैं, क्योंकि हम उनकी तरह करप्ट और गिरे नहीं हैं, क्योंकि हम नाअहल नहीं हैं, क्योंकि मुराद अली शाह साहब बोलते हैं, अपने राइट के लिए लड़ते हैं। अच्छा। वो बोजदार साहब की तरह सोए नहीं रहते, उनका बोजदार साहब की तरह खामोशी का रोज़ा नहीं है। तो हमारी जो फतेह है वो यकीनन है, ना कि सिर्फ सिंध के सूबे से, पर इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान से, KPK से और पंजाब से भी। आप देखेंगे ये इमरान खान की पहली और आखिरी हुकूमत है। ये अवाम के दुश्मन है, ये दुश्मन अवाम दुश्मन बजट ला चुके हैं। इनकी नाअहलियाँ, इनकी करप्शन के किस्से आपके सामने हैं। तो इनको अपना मेरे ख्याल से जाके इलेक्शन की कोई तैयारी व्यारी कर सकते हैं तो करें, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये जो है काफ़ी सूबों में, काफ़ी हलकों में ये इनके MPs के जो कैंडिडेट्स होंगे वो वर्क करने के लिए निकल नहीं सकेंगे, वो कैंपेन नहीं चल। तालपुर साहब, ये हमें बता दीजिएगा कि हम ये सारी बात सुन भी रहे हैं, ये शिकवा है, जवाब शिकवा है जैसे हम कह रहे थे, लेकिन सिंध के अवाम सफ़र कर रहे हैं। अब क्या हल निकाला जा सकता है कि सिंध और वफाक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की राह हमवार की जा सके? क्या तरीक़ाकार है? हमने तो पूरी कोशिश की है, जिस तरह से वफाक और सूबों का एक लाइजन होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइजन होता है। वो ये जगह जगह पर, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, आपका सऊदी अरेबिया हो, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी मुल्क में चलें जहाँ भी फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत कोशिश की, मुराद अली शाह साहब ने मुलाकातें की इमरान खान के साथ, उन्होंने खतो किताबत की इमरान नियाजी के साथ, उन्होंने डिमांड्स बार बार रखी, उन्होंने जो बात की फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कही, पर सिर्फ क्योंकि उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं और सिवाय यू टर्न के उनकी सियासत में और कुछ भी नहीं है। तो मैं दुआगू हूँ कि ये हालात बेहतर हों, पर खान साहब की नीयत बद है। मुझे नहीं नज़र आता कि कोई भी बेहतरी वो सिंध के सूबे में लाएंगे या कोई लाइजन बेहतर करने का। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला यही है कि ये जो टसल चल रही है, ये जो बयानबाजी चल रही है, ये जो रिफ्ट चल रही है, इसका नुकसान सिंध के अवाम को हो रहा है कि दोनों आपस में बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। और अवाम जो है वो पिस रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवाम जो है वो ऐवानों में देख रही है कि ये जो ऐवानों में हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया है, और ये वहाँ बैठे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अवाम तो वहीं की वहीं बैठी है, उनके मसाइल अवाम का मकसद सिर्फ एक ही होता है ना। अगर हम अवाम जो है किसी भी वोटिंग का प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, वोटिंग प्रोसेस का, तो मकसद क्या होता है कि हालात बेहतर होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो रिफ्ट है ये ख़त्म होगी और अवाम के हालात कुछ बेहतर होंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस।